नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपने बात करते हैं एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर के अंदर एक डिजीज़ लगती है फंगस की वजह से, एंथ्रेक्नोज या बर्ड आइज़। इस डिजीज़ के बारे में आज अपने डिस्कस करते हैं। अंगूर की जो एंथ्रेक्नोज डिजीज़ है, वह डिजीज़ 1800 ईस्वी के आसपास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी गई थी। जो अंगूर के बागान थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, उन बागानों में इस डिजीज़ को सबसे पहले देखा गया था। इसके कारण जो आयात किए हुई अंगूर की किस्में थी या फल थे, उन पर यह डिजीज़ सर्वाधिक पाई गई थी तथा इस देश में जो अंगूर की फसल थी वो काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण था, जैसे एक तो बरसात, आर्द्र और गर्म, वो इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग थी। इस कारण यह डिजीज़ सर्वाधिक फैली थी। और जो अंगूर की एक किस्म है ओहिया, उसमें यह डिजीज़ सबसे ज़्यादा आम तौर पर दिखाई दी थी। 1993 में एक अन्य किस्म थी जो बुआई के काम में ली जाती थी, विडाल, उस पर भी यह डिजीज़ सर्वाधिक मात्रा में प्रोड्यूस हुई, यानी उत्पन्न हुई। जो ओहिया किस्म और विडाल किस्म के जो बागान थे, वो इस डिजीज़ के कारण 1998 के आसपास तक लगभग संपूर्ण रूप से नुकसान उठा चुके थे या नुकसान हुआ था। एंथ्रेक्नोज डिजीज़ है, इसके कारण जो फल थे उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई और फल का आकार व गुच्छे में फल कम लग रहे थे तथा बेल थी वह भी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। यह एक विनाशकारी डिजीज़ था, एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप्स। अंगूर का जो एंथ्रेक्नोज डिजीज़ है, उसका जो पैथोजन है वो एल्सिनो एम्प्लिना है। अंगूर का सड़न या श्याम वर्ण रोग एल्सिनो एम्प्लिना पैथोजन के कारण होता है और संक्रमित पौधे पर, लीफ और फलों पर दिखाई देता है। जो फल होते हैं उन पर पक्षी की आंख जैसी संरचना बन जाती है। इस प्रकार जो पक्षी की आंख होती है, जो बर्ड्स के अंदर पाई जाती है, उसके समान इसके स्पॉट दिखाई देते हैं फल पर। स्टार्टिंग में ये ऐसे होंगे और सेकेंडरी स्टेज में कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। यह रोग वर्षा ऋतु, गर्म वातावरण और आर्द्र जलवायु में अधिक फैलता है और फल में विनाशकारी होता है, यानी जो फल हैं उनको प्रॉपर रूप से नष्ट कर देता है या फलों की गुणवत्ता में कमी करता है और बेल होती है उसको कमज़ोर कर देता है। एंथ्रेक्नोज जो डिजीज़ है, उसके लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ एंथ्रेक्नोज डिजीज़। यह डिजीज़ है जो अधिकांशतः जो नई सूट्स होती है उस पर और जो नए फल होते हैं उन पर दिखाई देते हैं। इसके लक्षण, जो शुरुआती जो लक्षण होंगे वो नई लीफ और नए जो फल होते हैं, छोटे आकार के बेरीज, उन पर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं तथा एंथ्रेक्नोज डिजीज़ फलों के तनों, पत्तियों और ट्रेलिंग और पेटल्स पर भी हमला करता है। जो नई लीव्स होती है उन पर यह रोग अधिक खतरनाक होता है, यानी जो नई लीफ जो निकल रही होती है उस पर अगर इसका इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। संक्रमित पत्तियां, जो इन्फेक्टेड लीफ होती हैं, उनका कलर भूरे कलर का हो जाता है, जो केंद्र भाग होता है, तथा भूरे से वह बाद में काले कलर में चेंज हो जाता है तथा गोल व कोणीय आकार के, या तो गोल राउंड शेप में या जिनमें कोने पाए जाते हैं, इस आकार के स्पॉट पाए जाते हैं जो कुछ भरे होते हैं। धब्बों पर ग्रे कलर का स्पॉट दिखाई देता है या ग्रे कलर उन स्पॉटों का दिखाई देता है जो बाद में सूख जाता है तथा पत्ते एकदम सूखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि उन्हें गोली मार दी हो। जिस प्रकार अगर गोली का फायर किया हो उस प्रकार का जो होल होता है, उस प्रकार का लीफ के अंदर छेद दिखाई देता है तथा स्पॉट पूरे पत्ते को कवर कर लेते हैं और लीफ की नसें जो विंग्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं और लीफ अंत में या लास्ट में सूख जाती हैं। जो सूट होती है, जो नई सूट्स जो निकलती है, उन पर पहले छोटे गोल रेड स्पॉट दिखाई देते हैं जो बाद में बढ़कर काले भूरे या काले गोल या कोणीय आकार के स्पॉट पाए जाते हैं। एंथ्रेक्नोज जो डिजीज़ है उसमें
लीफ के जो किनारे होते हैं वो भूरे कलर के हो जाते हैं और केंद्र भी ब्राउन कलर का दिखाई देता है। जो बीच वाला पार्ट्स होता है वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है और घाव होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं या लीफ मर जाती है। जो प्री फ्लोरिंग होती है या विकास की अवस्था होती है उनमें जो संक्रमित या इन्फेक्टेड जो फल होते हैं, बेरीज होते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं या उन पर डिजीज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उन बेरीज पर जो लक्षण होते हैं वो छोटे, गोल या लाल स्पॉट के रूप में पाए जाते हैं जो बाद में एक पक्षी की आंख के समान दिखाई देते हैं तथा इनका कलर भी ग्रे कलर का हो जाता है और बाद में काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जो संक्रमित स्पॉट होते हैं वो फिर लुगदी के आकार के हो जाते हैं, यानी पिलपिले दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल मुलायम होते हैं और उनका विस्तार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जो नई बेरीज होती हैं वो जल्द ही टूट जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां होने पर यह फंगस तीव्र गति से वृद्धि करती है या घाव में अधिक फैलाव करती है और गुलाबी छिद्र के रूप में दिखाई देती है, यानी पिंक स्पॉट के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार के मार्जन पाए जाते हैं या वुड्स पाए जाएंगे, घाव पाए जाएंगे जो नई लीफ होती है, टेंडर लीफ, उस पर। रोग चक्र, जो एंथ्रेक्नोज डिजीज है यह कवक द्वारा उत्पन्न होती है और यह कवक अगले वर्ष हेतु जीवित रहने के लिए या तो फल जो बेरीज होते हैं उन पर निर्भर रहती हैं या नई शूट जो लीफ होती है उन पर मर्दा में पड़ी रहती है और ओवरविंटर करती है। बसंत ऋतु में जब अनुकूल या गीला मौसम या वातावरण इसको मिलता है तो इसके बीजाणु होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और कोनिडिया का विकास करते हैं। ये कोनिडिया या बीजाणु बारिश में चारों ओर फैल जाते हैं और संक्रमण का समय, यानी जो संक्रमण की जो अवस्था होती है, जो इसको परफेक्ट नमी या तापमान जब मिलेगा तो उस पर निर्भर करती है। भारी बारिश और गर्म तापमान में यह रोग तीव्र गति से वृद्धि करता है या इसके लिए आदर्श होता है। जो प्राथमिक कोनिडिया का संक्रमण है उसके अनुकूल या उसके फैलाव के लिए जो परफेक्ट जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है और नमी होनी चाहिए तथा 2 डिग्री सेल्सियस तापमान या 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए परफेक्ट है। जो इस डिजीज़ को फैलाव के लिए तो 12 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट है और यह जो डिजीज़ है ये 2 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फैल सकता है। रोग के जो लक्षण हैं वो 13 दिन बाद विकसित होते हैं तथा तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए और 4 दिन बाद, यानी जो 4 दिन बाद है, जब तापमान 32 डिग्री, शुरू में 2 डिग्री और बाद में 4 दिन के बाद 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर तापमान होगा तो यह डिजीज़ प्रोड्यूस होगी और इस बीमारी या इस रोग के फैलने के लिए जो अलैंगिक फलन जो एसर वूल्स बनते हैं वो इस तापमान पर अधिक बनते हैं और संक्रमण या जो संक्रमण का जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, वो इस समय अधिक दिखाई देता है। गीला मौसम होने पर कोनिडिया अधिक उत्पन्न होते हैं, यानी वातावरण में नमी अगर अधिक होगी तो कोनिडिया का जर्मिनेशन या उत्पन्न ज़्यादा होगा और ये कोनिडिया ही द्वितीय संक्रमण के स्रोत होते हैं। अंगूर का एंथ्रेक्नोज रोग चक्र या जो एंथ्रेक्नोज डिजीज़ है उसका जो डिजीज़ साइकिल है, इसकी शुरुआत इन्फेक्टेड लीफ से होती है, यानी जो फंगल स्पोर या इन्फेक्टेड लीफ, यंग लीफ होगी, जो नई शाखा होगी इन्फेक्टेड, उससे इस डिजीज़ की शुरुआत होती है। इसके बाद में जो इन्फेक्टेड स्ट्रक्चर और सेल्स का निर्माण होता है और इसके बाद में थर्ड में एसर वूल्स का निर्माण होता है और एसर वूल्स जो इन्फेक्टेड जो सेल थी या माइसीलियम थी, यह इन्फेक्टेड लीफ में पेनिट्रेशन का कार्य करती है और प्रवेश कर जाती है और एसर वूल्स का निर्माण करती है। एसर वूल्स से कोनिडिया का निर्माण होता है जो ऑप्टिमम अनुकूल तापमान होगा, यानी 12 डिग्री सेल्सियस, उस पर एसर वूल्स का निर्माण होगा और एसर वूल्स कोनिडिया सेकेंडरी द्वितीय प्रसारण का कार्य करते हैं और ये इस प्रकार यह प्रथम चक्कर चलता रहता है। दूसरे चक्कर में स्क्लेरोटिया का निर्माण होता है। स्क्लेरोटिया जो इन्फेक्टेड सूट्स होती हैं उसके टिश्यूज़ में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर ओवरविंटर यानी अगले वर्ष हेतु जीवित बने रहते हैं और जब नया सीज़न या नया अनुकूल मौसम आता है
तो उसमें ये कोनिडिया रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद पूरे वातावरण में, होल वातावरण में फैल जाते हैं, और होल वातावरण में फैलने के बाद ये नई लीफ की खोज करते हैं, और नई लीफ की खोज करने के बाद नई लीफ में संक्रमण का कार्य करते हैं, और नई लीफ में संक्रमण होने के बाद यह कोनिडिया वापस टिश्यूज़ या सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यह डिजीज साइकिल एक वर्ष से अन्य वर्ष हेतु चलता रहता है। एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप्स डिजीज का प्रबंधन या अंगूर का श्यामवर्ण रोग है उसकी रोकथाम। जो एंथ्रेक्नोज डिजीज है उसको रोकने के लिए एक कार्यकुशल या एक अभ्यास की जरूरत होती है, यानी जो संक्रमित लीफ या संक्रमित टहनी होती है उसको शुरुआत में ही हटा देना चाहिए या नियंत्रित कर लेना चाहिए, या संक्रमित जो हिंसा है उसको नष्ट कर देना चाहिए। जो नई बेरीज होती हैं उनको हटा देना चाहिए, उन्मूलन कर देना चाहिए। रोग प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो शुरुआत में जो लगाई जाती है कलम, वो प्रतिरोधी किस्म की होनी चाहिए, और जो वायु संचार है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि बहुत सारी घनी जो पौध है वो नहीं लगानी चाहिए, या घनी सारी कलम एक साथ नहीं लगानी चाहिए, यानी उनके बीच में काफ़ी गैप होना चाहिए। तथा उचित प्रशिक्षित प्रणाली द्वारा या ट्रेलिंग सिस्टम द्वारा इन बेल्स को ऊपर चढ़ाया जाना चाहिए, जिसके कारण यह ज़्यादा कंजस्टेड न हो और डिजीज़ ज़्यादा न फैले। समय समय पर लीफ जो संक्रमित है उनको हटा देना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड जो पौधा है उस पर कवकनाशी इसका स्प्रे करना चाहिए। कवकनाशी में सबसे अच्छा है सल्फर या तांबे युक्त कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए 15-15 दिन के अंतराल पर, या मैंकोजेब 0.25% का 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करना चाहिए, यानी फोलियर स्प्रे आपको 2 बार करना है 15-15 डेज के इंटरवल में।